तो हम क्या पढ़ेंगे आज, बेसिक रिसर्च टर्मिनोलॉजी, मीन्स कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स जो हम रिसर्च सब्जेक्ट पढ़ते टाइम फ्रीक्वेंटली यूज करते हैं, है ना, कि रिसर्च प्रोसेस पढ़ रहे हैं या प्रॉब्लम स्टेटमेंट पढ़ रहे हैं, ऑब्जेक्टिव्स, हाइपोथेसिस, ऑपरेशनल डेफिनेशन, जो भी हम पूरा अपना रिसर्च पढ़ते हैं तो उसमें बार बार जो टर्म यूज होती हैं तो वो हम एक बार देखेंगे कि अगर हम आगे वाले जो भी टॉपिक्स पढ़े उसमें हमें कोई डाउट ना आए, कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, तो रिसर्च का मीनिंग आई होप आपको क्लियर हो चुका है। तो हम नेक्स्ट वर्ड्स देखेंगे। फर्स्ट थिंग इज एब्स्ट्रैक्ट। एब्स्ट्रैक्ट का क्या मतलब होता है? एब्स्ट्रैक्ट होता है ए क्लियर कंसाइज समरी दैट कम्युनिकेट्स द एसेंशियल इंफॉर्मेशन अबाउट द स्टडी। ये एक तरह से समरी होती है और हम कंसाइज मीन्स उसको पूरी स्टडी को छोटा करके लिखते हैं क्लियर वर्ड्स में, मीन्स बिना किसी कंफ्यूजन के, जिससे जो स्टडी हमने पूरा रिसर्च प्रोजेक्ट हमने किया है उसके बारे में क्लियरली हम औरों को बता सके, जो जो इम्पोर्टेंट और जो जो जरूरी मीन्स एसेंशियल इंफॉर्मेशन है। तो आप कभी भी देखोगे पूरी स्टडी से ऊपर कुछ एक पैराग्राफ लिखा रहता है, उसको हम क्या बोलते हैं? एब्स्ट्रैक्ट। उसकी वर्ड लिमिट रहती है 250 से 300 वर्ड्स में, हम उसको मेनली पूरी अपनी स्टडी को समराइज करके ऊपर लिखते हैं। फिर बात आती है डाटा। डाटा का क्या मतलब होता है? बहुत बार सुना होगा डाटा कलेक्शन, है ना, और जो भी सारी चीजें होती है। तो मतलब क्या होता है डाटा का? दीज आर द यूनिट ऑफ इंफॉर्मेशन। यूनिट्स ऑफ इंफॉर्मेशन मतलब ये कोई इंफॉर्मेशन होती है, और हम कह सकते हैं एनी स्टैटिस्टिक्स, फैक्ट्स, फिगर्स, जनरल मटेरियल और एविडेंसेस। फैक्ट किसी भी चीज के बारे में ये इंफॉर्मेशन है। फिगर्स मतलब कि हमें कुछ भी कलेक्ट करना था, लोगों की हाइट देखनी थी, वेट देखना था, तो उसमें आ गया कि भाई 50 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर हाइट में ना, वेट में आ गया कि 10 केजी है, 15 केजी है, 20 केजी है, तो अपने पास क्या आ गई? फिगर्स आ गई। या कोई भी जर्नल मटेरियल आ गया, हम क्वालिटेटिव रिसर्च कर रहे थे तो उसमें हमने कोई भी, जैसे एंथ्रोपोलॉजी वगैरह होते हैं ना, कि पुरानी चीजों पे जाके हिस्ट्री कलेक्ट करते हैं, और वो तो कोई सिक्के, कॉइन्स हमें मिल गए पुरानी हिस्ट्री के ना, कोई पत्थर, स्टोन्स हमें मिल गए, तो मतलब कोई भी जनरल मटेरियल को हम क्या बोल सकते हैं? डाटा। की वो हमारा डाटा है जिससे हम अपनी रिसर्च करेंगे, इंफॉर्मेशन जो हम लेना चाह रहे हैं वो हम लेंगे। या हम क्या बोल सकते हैं इसको? नॉलेज कलेक्टेड ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ स्टडी। का डाटा में कोई कंफ्यूजन नहीं होना है। ये सिंपल क्या इंफॉर्मेशन होती है? नॉलेज होती है जो हम रिसर्च करते टाइम अपना कलेक्ट करते हैं अपने ऑब्जेक्टिव्स और अपनी हाइपोथेसिस को देखने के लिए, है ना, उसको टेस्ट करने के लिए। नेक्स्ट चीज आती है वेरिएबल्स। इतनी बार सुना है बट मीनिंग में अभी भी डाउट है, क्या मतलब होता है वेरिएबल्स का? वेरिएबल के नाम से ही पता चल रहा है जिसकी वैल्यू या जो चीज वेरी कर सके, जो चेंज हो सके। तो अगर हम इसकी डेफिनेशन देखें तो क्या आएगा? दीज आर द एट्रीब्यूट्स और कैरेक्टरिस्टिक्स दैट कैन हैव मोर देन वन वैल्यू। क्या बोल रहे हैं? कि कोई भी कैरेक्टरिस्टिक्स है, पैरामीटर्स है, एट्रीब्यूट है जिसकी एक से ज्यादा वैल्यू हो सकती है, मतलब जो वेरी कर सके, जो चेंज हो सके। कुछ भी वेरिएबल हो सकता है, सच एज हाइट और वेट। हाइट और वेट देख लिया आपने कि ये वेरिएबल है। कैसे वेरिएबल है? हाइट में कितना भी हो सकता है ना, अगर हम कुछ मेजर करने जा रहे हैं तो हाइट तो कितनी भी हो सकती है। छोटे बच्चों की देख रहे हैं हम तो 50 सेंटीमीटर से लेके कितनी भी हो सकती है। अडल्ट की देख रहे हैं, ओल्ड एज में देख रहे हैं, मेल की देख रहे हैं, फीमेल की देख रहे हैं, वेट भी वैसे कितना हो रहा है। तो इनकी वैल्यू क्या कर रही है? वेरी कर रही है, मतलब चेंज हो रही है। दे हैव मोर देन वन वैल्यू, तो उसको हम क्या बोलेंगे? वेरिएबल। तो वेरिएबल्स कैसे होते हैं? वेरिएबल्स आर क्वालिटीज और क्वांटिटीज, प्रॉपर्टीज और कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए पीपल, थिंग और सिचुएशन दैट कैन चेंज और वेरी। वेरिएबल्स क्या होती है कि ये क्वांटिटी हो सकती है, क्वालिटी हो सकती है, कैरेक्टरिस्टिक हो सकती है, प्रॉपर्टी हो सकती है, किसी की भी, किसी इंसान की, किसी चीज की, या किसी सिचुएशन में। और वो कैसी कैरेक्टरिस्टिक्स होती है? दैट कैन चेंज और वेरी, जो चेंज हो सकती है, उनकी वैल्यू वेरी कर सकती है। एग्जाम्पल क्या हो गया? हाइट एंड वेट, ये क्या है? वेरिएबल है अपने। वेरिएबल क्यों है? क्योंकि इनकी वैल्यू वेरी कर सकती है। हाइट किसी की कितनी भी हो सकती है, वेट कितना भी हो सकता है, और ये मेजरेबल होते हैं। मेजरेबल होते हैं मतलब कि इनको हम मेजर कर सकते हैं किसी ना किसी यूनिट में, किसी ना किसी स्केल पे। फिर आता है टाइप्स ऑफ वेरिएबल। ये मैं आपको दूसरे उसमें भी डिटेल में पढ़ाऊंगी, बट मैं आपको प्रॉब्लम स्टेटमेंट बनाना सिखाऊंगी, इसीलिए एक बार आपको बेसिक पता होना चाहिए। मेनली हम 3-4 तरीके से डिवाइड कर सकते हैं: डिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, डेमोग्राफिक वेरिएबल, इंटरनल वेरिएबल, एक्सटर्नल वेरिएबल, बहुत सारे, रिसर्च वेरिएबल, कंट्रोल्ड वेरिएबल। टाइप्स बहुत सारे होते हैं इसके। मेन आपको 2-3 पता चल जाए कि भाई
इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, डेमोग्राफिक वेरिएबल क्या है, जिससे आप अपनी रिसर्च को आराम से समझ पाओ। वेरिएबल का आई होप आपको मीनिंग क्लियर हो गया। ये क्या होते हैं, ये कोई भी किसी भी चीज की, पर्सन की, सिचुएशन की क्या हो सकती है, कैरेक्टरिस्टिक्स, विशेषताएं, है ना, प्रॉपर्टीज, क्वांटिटीज हो सकती है, क्वालिटीज हो सकती है, जिसकी एक से ज्यादा वैल्यू होती है, जो वेरी कर सकते हैं और जो मेजरेबल होते हैं, है ना। एग्जाम्पल इज लाइक हाइट एंड वेट, उनकी कितनी भी वैल्यू हो सकती है, हम उनको मेजर कर सकते हैं। जैसे हाइट को हम मीटर सेंटीमीटर में मेजर कर ले, है ना, वेट को केजी, पाउंड या जो भी है ना, ग्राम, उसमें हम उसको मेजर कर सकते हैं और उनकी वैल्यू वेरी करती है। तो हम दो टाइप के वेरिएबल्स रिसर्च में मेनली देखते हैं, दैट इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड डिपेंडेंट वेरिएबल। जब आप अपनी प्रॉब्लम स्टेटमेंट बनाओगे तो उसमें देखोगे इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट वेरिएबल का क्या मतलब होता है। देखो, इंडिपेंडेंट मतलब जो किसी पे निर्भर नहीं है, ठीक है। डिपेंडेंट मतलब जो डिपेंड है, किसी चीज पे निर्भर है, किस चीज के ऊपर, वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल के ऊपर निर्भर है, उसके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। और जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है उसको रिसर्चर चेंज कर सकता है, सिर्फ रिसर्चर मैनिपुलेट कर सकता है, मतलब रिसर्चर उसकी जगह और कोई ले सकता है। लेकिन जो डिपेंडेंट वेरिएबल होएगा वो किस चीज से इफेक्ट होएगा, इंडिपेंडेंट वेरिएबल से। मतलब इंडिपेंडेंट वेरिएबल में कैपेसिटी होती है डिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यू चेंज करने की, लेकिन जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल उसको सिर्फ रिसर्चर मैनिपुलेट कर सकता है, चेंज कर सकता है। एग्जांपल सुनो तब समझ आ जाएगा। हमने दो वेरिएबल ले लिए, एक लिया अमाउंट ऑफ वाटर, ठीक है, हमने ये ले लिया अमाउंट ऑफ वाटर, एक अपना इंडिपेंडेंट रिसर्च वेरिएबल है। हाइट ऑफ प्लांट की कितनी हाइट की, कितना पानी अगर हम पौधे को दें उसकी हाइट बढ़े, ठीक है। तो पानी की अमाउंट क्या है, इंडिपेंडेंट है, जिसको रिसर्चर चेंज कर सकता है। मतलब अमाउंट उसकी कम भी रख सकते हैं, ज्यादा भी रख सकते हैं, लेकिन जो हाइट है पौधे की वो तो जितना पानी होगा दोगे उतना बढ़ेगा, नहीं दोगे तो नहीं बढ़ेगा। तो वो किस चीज पे डिपेंड कर रहा है, हाइट किस चीज पे, पौधे की जो हाइट है, प्लांट की हाइट है, किस चीज के ऊपर डिपेंड कर रहा है, अमाउंट ऑफ वाटर। तो अमाउंट ऑफ वाटर यहाँ पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, और जो हाइट ऑफ प्लांट है वो क्या है, एक डिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है। इंडिपेंडेंट क्यों है वो, अमाउंट ऑफ वाटर की कितना पानी दिया जाए उसमें, वो तो रिसर्चर जिसकी मर्जी है, जिसका पेड़ है, जो जिस टाइप से रिसर्च कर रहा है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि वो कितनी दे कितनी ना दे, ठीक है। लेकिन जितना पानी दिया जाएगा, मतलब जितना इंडिपेंडेंट वेरिएबल यूज करा जाएगा, जिसके अकॉर्डिंग में डिपेंडेंट वेरिएबल वही वैसे ही चेंज होगा, ठीक है। तो एक बार आप डेफिनेशन देखो। इंडिपेंडेंट वेरिएबल मतलब वेरिएबल दैट आर पर्पसफुली मैनिपुलेटेड और चेंज्ड बाय द रिसर्चर, इट इज कॉल्ड मैनिपुलेटेड वेरिएबल। इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या होते हैं, जिसको रिसर्चर मैनिपुलेट करता है, मतलब चेंज करता है जान पूछ के, क्या देखने के लिए, डिपेंडेंट वेरिएबल पे उसका इफेक्ट देखने के लिए, ठीक है। जैसे अमाउंट ऑफ वाटर एंड हाइट ऑफ प्लांट, अमाउंट ऑफ वाटर एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है जिसको रिसर्चर चेंज कर सकता है, लेकिन जो हाइट ऑफ प्लांट है वो क्या है, एक डिपेंडेंट वेरिएबल है। डिपेंडेंट वेरिएबल मतलब कि जितना अमाउंट ऑफ वाटर उसको मिलेगा उसके अकॉर्डिंग उसकी हाइट चेंज होगी। और कोई एग्जांपल हम देख सकते हैं इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट वेरिएबल का, लाइक कोई हमने एक्सपेरिमेंटल स्टडी की, ठीक है, तो उसके अंदर हमने क्या लिया, एक देखा इफेक्ट ऑफ मेडिसिन, कोई भी एंटीबायोटिक का हमें इफेक्ट देखना, एक हमें देखना है प्लेसिबो। प्लेसिबो होता है कि उसमें हम एक्चुअल में मेडिसिन नहीं देते हैं, सिर्फ हम एक तरह से पेशेंट को इस तरीके से शो करते हैं कि हमने उसको कोई ना कोई मेडिसिन दी है, कि कोई भी एंटीबायोटिक है नॉर्मल सलाइन में इन्फ्यूज करना है हमें पेशेंट को, है ना। हमने अपने दो ग्रुप लिए, एक्सपेरिमेंटल और कंट्रोल्ड की, एक में हम दवाई दे रहे हैं, एक में हम सिर्फ दिखा रहे हैं कि हम दवाई दे रहे हैं। तो ये अपने क्या हो गए, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। और जो रिस्पॉन्स रहेगा पेशेंट का उस मेडिसिन के लिए, उस प्लेसिबो के लिए, वो क्या रहेगा, एक डिपेंडेंट वेरिएबल। तो वेरिएबल का क्या मतलब होता है, जिसकी वैल्यू चेंज हो सके, ठीक है, जैसे हाइट, वेट, किसी चीज का भी रिस्पॉन्स, ठीक है, जिसको हम मेजर कर सके। और ये कोई भी कैरेक्टरिस्टिक हो सकती है, क्वांटिटी, क्वालिटी, प्रॉपर्टी, सिचुएशन, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। इंडिपेंडेंट वेरिएबल मतलब जिसको रिसर्चर चेंज कर सके, क्यों, टू सी द इफेक्ट ऑन डिपेंडेंट वेरिएबल। कुछ वेरिएबल्स डेमोग्राफिक वेरिएबल्स होते हैं, इनका क्या मतलब होता है, द कैरेक्टरिस्टिक्स एंड एट्रीब्यूट्स ऑफ ए स्टडी सब्जेक्ट। मतलब कि जो भी हमने अपना सैंपल लिया है, हमारे स्टडी सब्जेक्ट है, उनकी कैरेक्टरिस्टिक, उनकी विशेषताएं,
क्या क्या हो सकती है डेमोग्राफिक वेरिएबल, जैसे एज, जेंडर, प्लेस ऑफ लिविंग, एजुकेशनल स्टेटस, रिलीजन, उनका सोशल क्लास, मैरिटल स्टेटस, ऑक्यूपेशन, इनकम आर कंसिडर्ड एट डेमोग्राफिक वेरिएबल। डेमोग्राफिक वेरिएबल क्या रहती है कि जो हमने अपने स्टडी सब्जेक्ट्स लिए हैं उनकी विशेषताएं, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स, कुछ भी हो सकता है कि हमने उनकी एज को फोकस कर लिया, जेंडर, प्लेस, कहाँ वो रह रहे हैं, कितने पढ़े लिखे हैं, कौन सा रिलीजन है, मैरिड है अनमैरिड है, क्या काम करते हैं, कितनी इनकम है, जो भी उनकी बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स है उनको हम क्या बोलते हैं, डेमोग्राफिक वेरिएबल्स। देन कम्स टू एक्सट्रेनियस वेरिएबल। एक्सट्रेनियस वेरिएबल्स का क्या मतलब होता है? एक्सट्रेनियस मतलब जो बाहर है ना, बाहर से, एक्सटर्नल हम इनको बोल सकते हैं। दीज आर द फैक्टर दैट आर नॉट पार्ट ऑफ स्टडी बट मे इफेक्ट द मेजरमेंट ऑफ स्टडी वेरिएबल्स, कि एक्चुअल में हम इनको स्टडी नहीं कर रहे हैं अपनी रिसर्च में, लेकिन इनकी वजह से हमारी स्टडी के रिजल्ट्स चेंजेस हो सकते हैं। ये वो फैक्टर्स होते हैं, जैसे कि भाई आपने कोई एक अपनी स्टडी बना ली कि आप देखोगे कि जो स्ट्रक्चर्ड टीचिंग प्रैक्टिस थी उसका इफेक्ट देखोगे आप लोग, मतलब फीमेल्स में ब्रेस्ट कैंसर के रिगार्डिंग अवेयरनेस, ठीक है, कि कितना आपने जो पढ़ाया उनको, जो हेल्थ एजुकेशन टाइप आपने अपनी स्टडी में दी उनको, कि भाई ब्रेस्ट कैंसर ये होती है, ऐसे होती है, इस एज में ज्यादा होती है, कैसे प्रिवेंट कर सकते हो, ठीक है। तो आप देखना चाह रहे थे कि मेरी जो मैंने टीचिंग दी कितनी इफेक्टिव है, लेकिन उस टाइम पे उन्होंने क्या देख लिया, कहीं टीवी से वो न्यूज देख ली, न्यूज़पेपर में वो न्यूज पढ़ ली, या उनके वहां पे कोई कैंप वगैरह लगा के उस टाइप की अवेयरनेस दे गई, ठीक है। तो जब आपका रिजल्ट आएगा तो आप ये नहीं बोल सकते कि जो मैंने पढ़ाया, जो स्ट्रक्चर्ड टीचिंग प्रैक्टिस मैंने इनको दी थी, हेल्थ एजुकेशन मैंने दी थी, उसकी वजह से ही इनकी नॉलेज में इंप्रूवमेंट हुआ है ब्रेस्ट कैंसर से रिलेटेड। क्यों? क्योंकि कुछ एक्सटर्नल वेरिएबल ने इफेक्ट किया है उनकी नॉलेज को, कि उन्होंने टीवी से वो न्यूज देख ली, न्यूज़पेपर में वो न्यूज पढ़ ली। तो क्या होता है ये, these are the factors that are not part of our study but may affect the measurement of study वेरिएबल। फिर एक टर्म आती है बच्चों, ऑपरेशनल डेफिनेशन। ऑपरेशनल डेफिनेशन का क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है कि देखो, एक चीज के बहुत सारे मतलब हो सकते हैं ना। जब हम डिक्शनरी में भी अगर एक वर्ड अगर हम कोई भी ढूंढने लग जाए तो उसके बहुत सारे मतलब आ जाते हैं, उसके बहुत सारे सिनोनियम आ जाते हैं, मतलब एक शब्द के, एक वर्ड के बहुत सारे मतलब होते हैं। लेकिन आप जो स्टडी कर रहे हो, आपकी स्टडी में एक पर्टिकुलर वर्ड का या एक पर्टिकुलर लाइन का क्या मतलब है, उसको हम बोलते हैं ऑपरेशनल डेफिनेशन। जब हम अपनी रिसर्च करते हैं, जैसे हमने प्रॉब्लम स्टेटमेंट बना ली, ऑब्जेक्टिव्स बना लिए, देन उसके बाद हम अपनी हाइपोथेसिस बना लेते हैं, सारी चीजें बनाते हैं, तो उस टाइम हम एक क्या चीज बनाते हैं, ऑपरेशनल डेफिनेशन। मतलब कि जो भी वेरिएबल मैंने अपनी स्टडी में लिए, जो भी चीजें मैंने अपनी स्टडी में ली है, तो उनका मेरी स्टडी में क्या मतलब है। डेफिनेशन हम पढ़ेंगे, दैट इज इट रेफर्स टू द वे इन विच द रिसर्चर डिफाइंस द वेरिएबल्स अंडर इन्वेस्टिगेशन। इन्वेस्टिगेशन मतलब जो हम स्टडी कर रहे हैं उसमें रिसर्चर ने या हमने जो रिसर्च कर रहा है अपने वेरिएबल्स को किस तरीके से डिफाइन किया है। आप कोई भी, अगर मैं फॉर एग्जांपल टोबैको एडिक्शन का मैं अपनी रिसर्च कर रही हूँ, तो एडिक्शन का तो कितने तरीके से मतलब हो सकता है, किस किस चीज की एडिक्शन हो सकती है ना। तो मैंने अपनी स्टडी में बता देना है कि भाई मेरी स्टडी में एडिक्शन का मतलब ये है ना। ऑपरेशनल डेफिनेशंस आर स्टेटेड इन सर्च ए वे बाय द इन्वेस्टिगेटर specifying how the study variables will be measured in the actual research situation, कि हमने जो स्टडी ली है उसमें रिसर्च वेरिएबल्स का क्या मतलब है और कैसे हम इनको मेजर करेंगे एक्चुअल में जब हम रिसर्च करने जाएंगे तब, ठीक है। तो क्या रहती है अपनी ऑपरेशनल डेफिनेशन। देन कम्स टू नेक्स्ट थिंग, दैट इज अजम्पशन। अजम्पशन और हाइपोथेसिस दो वर्ड होते हैं बच्चों। अजम्पशन का मतलब होता है यूनिवर्सल फैक्ट है वो, है ना, उसके पीछे कोई प्रूफ नहीं है, हम उसको रिसर्च करके कुछ भी रिजल्ट नहीं निकाल सकते एज सच, मतलब उसके लिए एविडेंस नहीं दे सकते। मतलब दीज आर द बेसिक प्रिंसिपल दैट इज बीइंग ट्रू ऑन बेसिस ऑफ लॉजिक और रीजन विदाउट प्रूफ और वेरिफिकेशन। सन एक पर्टिकुलर डायरेक्शन से निकलता है, ये क्या है, एक अजम्पशन है हमारी, या हमने ये यूनिवर्सल ट्रुथ भी है, सच भी है, वो दिख रहा है कि भाई किसी भी एक टाइम पे भी दूसरी किसी डायरेक्शन से नहीं निकला, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन से ही निकल रहा है ना, लेकिन हम उसके लिए कुछ प्रूफ नहीं दे रहे हैं ना।
उसके लिए कोई प्रूफ चाहिए भी नहीं, हम सिंपल उनको लॉजिक या रीजन दे रहे हैं, लेकिन हम उस पर कोई रिसर्च करना चाहे तो हम नहीं कर सकते। अजम्पशन मतलब हमने अनुमान लगाया है, चीजों को क्या किया, अज्यूम किया है। मतलब कि कोई भी बोल दे कि भगवान की पूजा करने से मन को शांति मिलती है, तो इसके ऊपर आप क्या रिसर्च करके, क्या कौन सा टेस्ट निकाल के बता दोगे कि भाई हाँ शांति मिलती है? ये हमारी क्या है, हमारा अजम्पशन है, हम ये चीज मानते हैं और यूनिवर्सली ये सच भी होती है, एक तरह से ट्रू होती है यूनिवर्सली। हर जगह हम ऐसा कंसेप्ट मानते हैं कि भाई भगवान की पूजा करने से मन में शांति होती है, इंसान को पीस मिलती है, मेंटल पीस मिलती है। तो क्या है कि विदाउट एनी प्रूफ और वेरिफिकेशन इन चीजों को हम क्या मानते हैं, बीइंग ट्रू, कि ये चीजें सच है यूनिवर्सली थ्रू द वर्ल्ड, ये चीजें क्या है, सच है। ठीक है, वही फिर जब बात आ जाती है हाइपोथेसिस की, तो हाइपोथेसिस क्या होती है, ये होती है एक तरह से अजम्पशन जैसी ही, जिसमें हम क्या करते हैं, चीजों का प्रिडिक्शन करते हैं, अनुमान लगाते हैं, अज्यूम करते हैं, लेकिन वो जो प्रिडिक्शन होती है उनको हम रिसर्च करके उसका एविडेंस निकाल सकते हैं कि जो हमने प्रिडिक्ट किया था वो कितना सच है कितना नहीं है, हमारे पास एविडेंस आ सकता है। कैसे और किस चीज का हम प्रिडिक्शन करते हैं, जो हमने रिसर्च वेरिएबल लिए हैं, कुछ भी वेरिएबल लिया, हाइट वेट, किसी चीज की इफेक्टिवनेस देख रहे हैं, कुछ चीज हम डिस्क्राइब कर रहे हैं, कुछ भी हमने वेरिएबल लिया, उनकी रिलेशनशिप हमारी रिसर्च स्टडी में, ठीक है। और जो हमने गैस मारा है, गैस मारा है मतलब हमने सिर्फ अज्यूम किया है, प्रिडिक्ट किया है, सोचा है कि इन दो वेरिएबल्स की या जितने भी रिसर्च वेरिएबल है उनका किस टाइप का रिलेशनशिप हो सकता है। मीन्स ए स्टेटमेंट ऑफ प्रिडिक्शन of relationship between two or more variables in a research study and educative or calculated guess by the researcher, कि जितना हमें एक्सपीरियंस था, जो हमें एक्सपोजर था, आइडिया जितना हमें था, हमने थोड़ा कैलकुलेट करके सारी चीजों को एक हमने क्या कर लिया, गैस कर लिया कि भाई इन दो चीजों की रिलेशनशिप ऐसे हो सकती है। वही मैं बार बार जो एग्जांपल देती हूँ कि रिस्क ऑफ कैंसर और स्मोकिंग का हमने क्या कर लिया, एक रिलेशनशिप देख लिया कि जितनी स्मोकिंग बढ़ेगी उतना रिस्क ऑफ कैंसर बढ़ेगा। तो आपने क्या किया, ये प्रिडिक्ट किया या बोल दिया कि भाई रिस्क ऑफ कैंसर और स्मोकिंग का कोई ना कोई रिलेशनशिप तो है, तो आपने क्या प्रिडिक्ट कर लिया, आपने रिसर्च हाइपोथेसिस, या ऐसे बोल दिया कोई रिलेशनशिप नहीं है तो आपने अपनी नल हाइपोथेसिस बना ली, कोई रिलेशनशिप आपने बोला पॉजिटिव नेगेटिव तो आपने रिसर्च हाइपोथेसिस बना ली। आप एंड में जब डाटा वाटा कलेक्ट करके एनालाइज करते हो तो आपको पता चल जाता है कि भाई मेरी जो गैस थी वो कितनी सही थी, मतलब जो मैंने अज्यूम किया था वो मेरा कितना सही था, और साथ के साथ उसके क्या रिजल्ट्स रहे, कितना उसमें हमें कौन सी चीज को एक्सेप्ट करना है और रिजेक्ट करना है। ठीक है, तो हाइपोथेसिस बहुत टाइप की होती है, जब मैं आपको अलग से पढ़ाऊंगी तब बताऊंगी, अभी मैं आपको बेसिक टर्म्स बता रही हूँ जिससे जो अपना सब्जेक्ट है इसको स्मूथली पढ़ सके। देन बात आती है रिव्यू ऑफ लिटरेचर या लिटरेचर रिव्यू। इसका मतलब अगर हम देखें कि हम जब स्टडी करते हैं, हमने प्रॉब्लम स्टेटमेंट ले ली, अपने ऑब्जेक्टिव्स बना लिए, हाइपोथेसिस बना ली, हम अपनी रिसर्च करेंगे, तो पहले हम देखते हैं व्हाट इज नोन एंड व्हाट इज अननोन, कि हमारी स्टडी से जो हमने टॉपिक लिया है उसके बारे में ऑलरेडी कितना पता है और कितना नहीं पता है, तो वो चीज हम देखते हैं। क्यों कोई भी स्टडी आप करने चले हो तो ऑब्वियसली और लोगों ने पहले उसके बारे में सोचा होगा, रिसर्च करी होगी, तो उसको हम पहले क्या स्टडी हो रखी है हमारे टॉपिक जैसे, क्रिटिकली हम अपनी रिसर्च में उसको लिख लेते हैं, उसकी समरी एक तरह से हम लिख लेते हैं। इट इज ए क्रिटिकल समरी और रिसर्च ऑन ए टॉपिक ऑफ इंटरेस्ट। जो भी हमने अपनी प्रॉब्लम स्टेटमेंट बनाई है, हमारे इंटरेस्ट का जो टॉपिक लिया है उसमें हमने क्या लिख लिया, क्रिटिकल समरी। क्रिटिकल मतलब अपना अच्छे से सोच समझ के क्या इंपॉर्टेंट है क्या इंपॉर्टेंट नहीं है, कौन सी स्टडी मेरी रिसर्च से मैच कर रही है, और वो सारी चीजें हमने लिख लिया। जर्नली प्रिपेयर टू पुट ए रिसर्च प्रॉब्लम इन कॉन्टेस्ट or to identify gaps and weakness in prior studies so as to justify a new investigation। तो क्या बोल रहे हैं, ये क्रिटिकल समरी होती है। किस चीज की क्रिटिकल समरी, जैसी प्रॉब्लम स्टेटमेंट हमने ली है, जो हमने अपने लिए टॉपिक सेलेक्ट किया है कि जिस पे हम रिसर्च करेंगे, उससे रिलेटेड हम क्रिटिकल समरी लिख लेते हैं, और जो वैसी ही स्टडी पहले हो रखी है। क्यों कि ये देखिए कि पहले जो स्टडी हुई थी उनमें क्या कमी रह गई थी, क्या उसके अंदर गैप्स रह गए थे, मतलब क्या हम इम्प्रूव कर सकते हैं जिससे
हम जो स्टडी करें वो कमियां उसमें ना छोड़े, इवन कुछ और अगर पहले उसकी स्ट्रेंथ थी, अच्छी चीजें थी, तो वो हम अपनी स्टडी में डाल सके, जो वीकनेस थी उनको हम अपनी स्टडी में इम्प्रूव कर सके। ठीक है, और जो पहले रिसर्चर ने अपने करके रिजल्ट दिया है उससे और अच्छा हम रिजल्ट दे सके। ठीक है, तो इसलिए हम क्या करते हैं, रिव्यू लिटरेचर। रिव्यू लिटरेचर मतलब कि क्रिटिकल समरी हम अपनी स्टडी में लिखते हैं, औरों की स्टडी देख के, ऑनलाइन एंड ऑफलाइन सोर्सेज से की। देन एक टर्म आती है बच्चों, दैट इज लिमिटेशन। आप अपनी स्टडी में क्या लिखते हो, लिमिटेशन। तो दो चीजें होती हैं, एक होती है लिमिटेशन, एक होती है डीलिमिटेशन। लिमिटेशन का मतलब है कि जो भी आप स्टडी कर रहे हो उसके अंदर क्या कमी रह गई है कि आप उसको जनरलाइज नहीं कर सकते, है ना। कोई भी चीज देखते हो, कोई किताब देख ली, कोई आपने जर्नल देख लिया, आर्टिकल देख लिया, हर चीज की क्या रहती है, कमी रहती है ना। तो आपने कोई भी स्टडी करी तो आप उसमें देखोगे कि क्या कमी रह गई है, क्या वीकनेस रह गई है। तो उसको हम क्या बोलते हैं, लिमिटेशन। मीन्स these are the restrictions in a study that may decrease the credibility and generalizability of the research findings। कि कुछ कमी, जो रिस्ट्रिक्शन रह गई है जिसकी वजह से आपकी स्टडी की इंपॉर्टेंस थोड़ी कम हो जाएगी और उसको आप बड़ी सेटिंग पे जनरलाइज नहीं कर सकते, अप्लाई नहीं कर सकते, उसको हम बोलते हैं लिमिटेशन। ठीक है, देन आता है, हाँ, एक वर्ड होता है डीलिमिटेशन। डीलिमिटेशन मतलब कि आपने अपनी रिसर्च की बाउंड्रीज डीलिमिट कर लिया, मतलब पहले से ही बाउंड्रीज सेट कर ली कि मैं इस एरिया में इस टॉपिक पे इतनी सैंपल लेके ही स्टडी करूंगी। तो आपने अपनी स्टडी को क्या कर लिया, डीलिमिट कर लिया। डीलिमिट मतलब बाउंड्रीज सेट कर ली। देन कम्स टू मैनिपुलेशन। मैनिपुलेशन का क्या मतलब होता है, रिसर्चर होता है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल को मैनिपुलेट कर सकता है। या सिंपल अगर हम मैनिपुलेशन का मतलब देखें तो इसका मतलब होता है इंटरवेंशन। इंटरवेंशन मतलब जो आप अपनी स्टडी में इंटरवेंशन कर रहे हो या जो भी ट्रीटमेंट दे रहे हो किसी भी चीज के लिए, उसको हम क्या बोलते हैं, मैनिपुलेशन। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आप लोगों ने कई एग्जाम्पल लेते हैं, आपने सर्वे किया था माल न्यूट्रिशन देखने के लिए, ठीक है, तो उसमें आपने सिंपल डिस्क्रिप्टिव स्टडी की। अगर आपकी इंटरवेंशनल स्टडी होती तो उसमें आपको इंटरवेंशन देते, मतलब आप कुछ मैनिपुलेशन करते कि पहले आपने देख लिया इस एरिया में बच्चों में कितना माल न्यूट्रिशन है, और आपकी रिसर्च का सेकंड स्टेप क्या रहता, माल न्यूट्रिशन असेस करने के बाद आपने न्यूट्रिशनल लड्डू या जो भी हैदराबादी लड्डू होता है न्यूट्रिशन को इम्प्रूव करने के लिए, वो बच्चों को खिलाया, और फिर वो खिलाने के बाद इफेक्ट देखा कि भाई कितने बच्चों का न्यूट्रिशन स्टेटस इंप्रूव हुआ। तो वो जो लड्डू खिलाना हो गया है ना, जो आपने न्यूट्रिशनल डाइट उनको दी, वो क्या है, एक तरह से इंटरवेंशन है, आपका ट्रीटमेंट है, जो आपने चीज देखी उसको सही करने का, या हम बोल सकते हैं वो आपका मैनिपुलेशन है। ठीक है, तो मैनिपुलेशन का क्या मतलब होता है, an intervention or treatment introduced by the researcher in an experimental or quasi-experimental study. The researcher manipulates the independent variable to assess its impact on dependent variable। तो क्या होता है मैनिपुलेशन, ये इंटरवेंशन या ट्रीटमेंट होता है जो रिसर्चर देता है, मेनली जो एक्सपेरिमेंटल स्टडी होती है उसमें, क्या देखने के लिए कि भाई जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है उसका इफेक्ट डिपेंडेंट वेरिएबल पे क्या हो रहा है। तो आपकी स्टडी अगर ऐसी होती, एक्सपेरिमेंटल होती, कि आपने पहले बच्चों में माल न्यूट्रिशन देखा, उसके बाद आपने न्यूट्रिशनल लड्डू जो हैदराबादी लड्डू होता है वो बच्चों को खिलाया जिसमें माल न्यूट्रिशन आया था, फिर ये देखा कि उस लड्डू का कितना इफेक्ट रहा उनका न्यूट्रिशनल स्टेटस इंप्रूव करने में। ठीक है, तो आपका जो यहाँ पे हैदराबादी लड्डू है वो आपका क्या है, इंटरवेंशन है, या हम कह सकते हैं वो आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, और जो इफेक्ट आएगा उनके न्यूट्रिशनल स्टेटस पे वो क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल है। क्यों है, क्योंकि हैदराबादी लड्डू की जगह तो आप और कुछ भी ले सकते थे, न्यूट्रिशन को इंप्रूव करने के लिए किसी स्पेसिफिक टाइप के बिस्किट आप उनको खिला देते, और कोई डाइट आप बना के उनको दे देते। वो तो रिसर्चर मैनिपुलेट कर रहा है उस चीज को, उसके हाथ में, रिसर्चर के हाथ में, इंडिपेंडेंट है वो चीज। लेकिन जो इफेक्ट आएगा उनके न्यूट्रिशनल स्टेटस पे, वो किस चीज के ऊपर डिपेंड करेगा, जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल रिसर्चर लेगा। ठीक है, तो मैनिपुलेशन क्या होता है, इंटरवेंशन। और इसको हम बोल सकते हैं ये वो इंटरवेंशन होता है जिसको रिसर्चर चेंज करता है, क्या देखने के लिए,
effect of independent variable on dependent variable. Then comes to population. population का क्या मतलब होता है? population मतलब एक तरह से जहां से हम अपने स्टडी के लिए सैंपल लेंगे उसको हम बोलते हैं population. आप माल न्यूट्रिशन के लिए सर्वे करने गए थे रूरल एरिया में, तो वहां पे आपने पूरे जो वहां के जितने भी बच्चे थे, 5 साल से छोटे बच्चे थे, आप अंडर 5 में देख रहे थे, वो सब आपकी क्या थी? population. मीन्स the entire set of individuals or object have some characteristics selected for a research study is referred as population. कि जितने भी 5 साल से छोटे बच्चे थे, मीन्स उनकी क्या थी? कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स थी. आपको जो माल न्यूट्रिशन देखना था, तो वो सारे उनकी एज एक जैसी थी, ठीक है, और वो एक जगह पे रह रहे थे, और वो सारी चीजें, तो वो आपकी क्या थी? पॉपुलेशन. पॉपुलेशन को हम फर्दर डिवाइड कर लेते हैं. एक तो रहती है अपनी एक्सेसिबल पॉपुलेशन, एक रहती है टारगेट पॉपुलेशन. टारगेट पॉपुलेशन का मतलब होता है द एंटायर पॉपुलेशन इन विच द रिसर्चर आर इंटरेस्टेड एंड टू विच दे वुड लाइक टू जनरलाइज द रिसर्च फाइंडिंग. टारगेट पॉपुलेशन मतलब जो भी वहां की पॉपुलेशन है, एक जैसे लोग हैं जिसमें आप इंटरेस्टेड हो अपनी रिसर्च करने के लिए, और सबको आप अपने स्टडी में नहीं लोगे. क्यों? क्योंकि सब आपके लिए अवेलेबल नहीं है, एक्सेसिबल नहीं है, लेकिन उन सबकी एक जैसी कैरेक्टरिस्टिक है, इसलिए रिजल्ट आने के बाद आप अपनी फाइंडिंग्स उसके ऊपर लगा सकते हो. ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? टारगेट पॉपुलेशन. मतलब जिन लोगों की एक जैसी कैरेक्टरिस्टिक्स है और जिसके ऊपर आप अपना रिसर्च की फाइंडिंग्स अप्लाई कर सकते हो, उसको हम बोलते हैं टारगेट पॉपुलेशन. और एक्सेसिबल पॉपुलेशन क्या होता है? एक्सेसिबल मतलब जिनसे हम एक्चुअल में सैंपल लेंगे, जो हमें अवेलेबल होगी. मतलब द एग्रीगेट ऑफ केसेस दैट कंफर्म्स टू डेजिग्नेट इंक्लूजन और एक्सक्लूजन क्राइटेरिया एंड आर एक्सेसिबल एज ए सब्जेक्ट ऑफ द स्टडी. इट मीन्स कि जैसे आपने आपकी स्टडी बना ली, उसके इंक्लूजन एक्सक्लूजन क्राइटेरिया बना लिए. इंक्लूजन मतलब किसको आप अपनी स्टडी में रखोगे, एक्सक्लूजन मतलब किसको नहीं रखोगे. इंक्लूजन क्राइटेरिया जैसे आपका माल न्यूट्रिशन का प्रोजेक्ट जो अंडर 5 years ऑफ एज के बच्चों में आप देख रहे थे, ठीक है, तो उसमें आपने इंक्लूजन क्राइटेरिया ऐसे बना सकते थे जिनकी उम्र 5 साल से कम है, जो हम जब घर पे जाएं उनके तो वो मिल जाए कम्युनिटी में, है ना, स्कूल वगैरह ना गए हो, जिनके पेरेंट्स भी साथ में हो, जिनके पेरेंट्स को हिंदी इंग्लिश जो भी हम लैंग्वेज बोले वो आ रही हो समझ में. वो आपने क्या बना लिया? इंक्लूजन क्राइटेरिया. एक्सक्लूजन क्राइटेरिया कि भाई 5 साल से छोटे बच्चे हैं लेकिन जिनको और कोई इलनेस है उसको आप नहीं ले रहे हो. क्यों? क्योंकि हो सकता है माल न्यूट्रिशन का कारण सिर्फ वो इलनेस हो, है ना, तो उससे आपकी पूरी स्टडी का रिजल्ट गड़बड़ हो जाएगा. इसलिए आपने उन बच्चों को एक्सक्लूड कर दिया, या जो उस टाइम पे अवेलेबल नहीं है, जो नहीं बताना चाह रहे इंफॉर्मेशन, तो उनको आप क्या एक्सक्लूजन में आपने उनको रख लिया कि वैसा अगर कोई केस मिलेगा तो आप नहीं लोगे. ठीक है, तो आप गए, आपने एक पॉपुलेशन सेट कर ली कि इस एरिया में से मैं लूंगी. क्यों? और इस एरिया में से इस एज ग्रुप में से मैं लूंगी. फिर उसमें उस पॉपुलेशन में 2 टाइप की पॉपुलेशन होगी, एक रहेगी टारगेट, एक रहेगी एक्सेसिबल. टारगेट मतलब जिसके ऊपर आप अपनी स्टडी बाद में अप्लाई करोगे, और एक्सेसिबल मतलब जिनसे आप एक्चुअल में सैंपल लोगे. जैसे आपने किया कि 50 बच्चों से आपने सैंपल लिया था, लेकिन अब जो वहां के एक जैसे मतलब 5 साल से छोटे जो बच्चे हैं और जो आपके स्टडी के लिए एक तरह से एलिजिबल हो सकते थे, लेकिन ड्यू टू सम एक्सक्लूजन क्राइटेरिया उनको आप नहीं ले पाए, लेकिन आप उनके ऊपर अपने रिजल्ट अप्लाई कर सकते हो क्योंकि वो सेम सेटिंग के, सेम एज के हैं और उनकी जो कैरेक्टरिस्टिक है सेम थी जो आपने रिसर्च की जिन बच्चों के ऊपर उनकी जैसी. ठीक है, तो उनके ऊपर भी वो रिजल्ट अप्लाई हो सकते हैं. उसको हम बोलेंगे टारगेट पॉपुलेशन. देन बात आती है रिसर्च सेटिंग की. रिसर्च सेटिंग का क्या मतलब होता है? किस लोकेशन से आप अपना सैंपल लोगे. मीन्स द स्टडी सेटिंग इज द लोकेशन इन विच रिसर्च इज कंडक्टेड. जिसमें एक्चुअल में रिसर्च कंडक्ट की जाएगी. इट कुड बी नेचुरल और पार्शियली कंट्रोल्ड एनवायरमेंट और लैब. कहीं से कर सकते हो आप, हॉस्पिटल से कर सकते हो, कम्युनिटी से कर सकते हो, लैब में कर सकते हो, कहीं पे भी अपने रिसर्च कर सकते हो. मतलब वो लोकेशन जहां पे एक्चुअल में रिसर्च होगी. देन कम्स टू सैंपल. सैंपल का क्या मतलब होता है? तो एक तरह से जो हमारी एक्सेसिबल पॉपुलेशन होती है, मतलब वो पार्ट पॉपुलेशन का जो एक्चुअल में हमने अपनी रिसर्च स्टडी के लिए सेलेक्ट किया है, उसको हम बोलते हैं सैंपल. मीन्स ए पार्ट और सबसेट ऑफ पॉपुलेशन सेलेक्टेड टू पार्टिसिपेट ऑन द रिसर्च स्टडी. ठीक है. देन सैम्पलिंग. सैंपल और सैम्पलिंग में क्या डिफरेंस होता है? सैंपल तो होता है मतलब रिसर्च में जिनसे हमने डाटा कलेक्ट किया. सैम्पलिंग एक प्रोसेस होता है, मीन्स प्रोसेस ऑफ सेलेक्टिंग सैंपल फ्रॉम द टारगेट पॉपुलेशन
टू रिप्रेजेंट द एंटायर पॉपुलेशन। ये मतलब एक तरह से तरीका है सैंपल लेने का। सैम्पलिंग मतलब इट इज ए प्रोसेस ऑफ सेलेक्टिंग सैंपल फ्रॉम द टारगेट पॉपुलेशन टू रिप्रेजेंट द एंटायर पॉपुलेशन। ठीक है, ये एक तरीका होता है सैंपलिंग जिससे हम सैंपल लेते हैं। फिर आता है रिलायबिलिटी। तो रिलायबिलिटी एंड वैलिडिटी दो बहुत इंपॉर्टेंट चीजें होती है। रिलायबिलिटी का मतलब होता है द डिग्री ऑफ कंसिस्टेंसी और एक्यूरेसी विद विच एन इंस्ट्रूमेंट मेजर्स द एट्रीब्यूट्स इट इज डिजाइन टू मेजर। रिलायबिलिटी मतलब कितनी रिलायबल है वो चीज, कितना भरोसा हम उस पर कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल टेम्परेचर मेजर करने के लिए बनाया हमने थर्मामीटर। ठीक है, तो एक बार हमने किसी भी पर्सन का टेम्परेचर मेजर किया, आया 37 डिग्री सेल्सियस, है ना। फिर 5 मिनट बाद किया, फिर आया 35 डिग्री सेल्सियस। फिर 10 मिनट बाद किया, आया 32 डिग्री सेल्सियस। तो क्या है, वो थर्मामीटर रिलायबल नहीं है, क्योंकि उसकी जो रीडिंग्स आ रही है, जो वो फाइंडिंग हमें दे रहा है, दैट इज नॉट कंसिस्टेंट। वो कैसी है, फ्लक्चुएटेड है, तो उसके ऊपर हम भरोसा नहीं कर सकते, वो एक्यूरेट नहीं है। तो ऐसे ही हम जब कोई भी टूल बनाते हैं रिसर्च के लिए, तो जब हम डाटा कलेक्ट करते हैं तो देखते हैं कि भाई कितना कंसिस्टेंटली, कितना एक्यूरेसी से बार बार हमें फाइंडिंग्स वो सही दे रहा है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, रिलायबिलिटी। वापस से हम डेफिनेशन पढ़ेंगे, द डिग्री ऑफ कंसिस्टेंसी मतलब, डिग्री ऑफ कंसिस्टेंसी मतलब कितने लगातार वो एक चीज दे रहा है, सही रिजल्ट दे रहा है। और द एक्यूरेसी विद विच एन इंस्ट्रूमेंट मेजर्स द एट्रीब्यूट इट इज डिजाइन टू मेजर। जैसे थर्मामीटर टेम्परेचर मेजर करने के लिए बनाए, तो कितनी कंसिस्टेंसी, कितने लगातार, कितने सही तरीके से वो टेम्परेचर मेजर कर रहा है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, रिलायबिलिटी। फिर आती है वैलिडिटी। वैलिडिटी मीन्स द डिग्री टू विच एन इंस्ट्रूमेंट मेजर्स व्हाट इट इज इंटेंडेड टू मेजर, कि कितनी हद तक कोई भी इंस्ट्रूमेंट या कोई भी टूल जो वो मेजर करने के लिए बनाया है उसको मेजर कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल हमें बीपी मेजर करना है, तो उसके लिए स्पेग्मोमैनोमीटर होता है, बीपी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट रहता है। तो अगर वो बीपी ना मेजर करके टेम्परेचर मेजर कर रहा है, मीन्स वो टूल वैलिड नहीं है, दैट इज नॉट वैलिड। अगर बीपी मेजर करने के लिए बनाया तो एकदम सही तरीके से क्या मेजर करे, बीपी मेजर करे, तभी वो वैलिड है। सिमिलरली हमने कोई टूल बना लिया रिसर्च के लिए, हमने डिप्रेशन देखना था ओल्ड एज पॉपुलेशन में, तो उसके अंदर जो भी हमने क्वेश्चन लिखे हैं वो सारे क्वेश्चन सिर्फ डिप्रेशन को ही देखे, और डिप्रेशन को अच्छे से देखे, है ना कि वो एंग्जाइटी या और किसी चीज को देखे। तो अगर वो डिप्रेशन को देख रहा है मीन्स वो टूल वैलिड है, और बार बार अगर हम उसको देख रहे हैं तो रिजल्ट अपने काफी सिमिलर आ रहे हैं, कंसिस्टेंट आ रहे हैं, मीन्स वो वैलिड और साथ के साथ वो रिलायबल है। देन बात आता है पायलट स्टडी। पायलट स्टडी का क्या मतलब होता है कि मेन स्टडी करने से पहले हम अब मिनी लेवल पे, स्मॉल स्केल पे कुछ 10 से 15% अपना एक्चुअल जो हमने सैंपल साइज कैलकुलेट किया मेन स्टडी के लिए, उसका सिर्फ 10 या 15% सैंपल लेके अपनी स्टडी की फिजिबिलिटी देखते हैं कि कितनी ये पॉसिबल हो पाएगी, क्या क्या मुझे प्रॉब्लम आ सकती है, और मैंने जो टूल बनाया है वो कितना वैलिड है, कितना रिलायबल है, कितना मुझे मॉडिफिकेशन करना है। So the study carried out at the end of planning phase of research in order to explore and test the research elements to make relevant modification in research tool and methodology। क्या मतलब इसका, कि जब हमने पूरा प्लान कर लिया, टूल बना लिया, मेन स्टडी के लिए सैंपल साइज अपना कैलकुलेट कर लिया, तो एंड में हमने जाके मेन स्टडी करने से पहले अपना सारी चीजें सही है ये देखने के लिए, क्या क्या हमें चेंज करना है वो देखने के लिए हम अपना क्या बना करते हैं, स्मॉल स्केल पे मिनी स्टडी करते हैं, कुछ 10 या % सैंपल लेके जो हमने एक्चुअल मेन स्टडी में सैंपल लेना है उसका 10 या 15% पे हम करेंगे। ठीक है, लास्ट में आता है अपना जो लास्ट स्टेप्स आ जाते हैं, दैट इज एनालिसिस। एनालिसिस का क्या मतलब होता है कि रो डाटा को मीनिंगफुल डाटा में कन्वर्ट करना, मीन्स मेथड ऑफ ऑर्गेनाइजिंग, sorting and scrutinizing data in such a way that research question can be answered or meaningful inference can be drawn। कि हमारे पास बहुत सारा डाटा आ गया है, बहुत सारी शीट्स आ गई है, तो हमने सबको एक में मास्टर शीट में बना लिया, कोड दे लिया, क्लासिफाई कर दिया, उसके ऊपर हमने डिस्क्रिप्टिव एंड इन्फेरेंशियल स्टैटिस्टिक्स अपने लगा दिए, और जो हमने हाइपोथेसिस और ऑब्जेक्टिव बनाया था उसको हमें एक मीनिंगफुल डाटा में कन्वर्ट करके अपना रिजल्ट निकाल दिया। ठीक है, तो इसका एनालिसिस का, तो दीज आर द टर्मिनोलॉजी जो आप रिसर्च में बार बार देखोगे, कई बार इनसे क्वेश्चन भी एक्सपेक्ट किए जाते हैं, तो आपको इन सब का मीनिंग क्लियर
पता होना चाहिए, क्योंकि इनका मीनिंग नहीं पता होगा तो हम आगे जो रिसर्च की चीजें पढ़ेंगे वो समझने में आपको डिफिकल्टी आएगी। ठीक है, आपको कोई भी डाउट है तो यू कैन आस्क।